क्वेश्चन ऐड नहीं किए बेटा। पहले मैं आपसे 2-4-5 क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता हूँ और उसके बाद में फिर हम लोग आज के टॉपिक पे आ जाएंगे। आज है इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। पढ़ने से पहले मैं आपके लिए 2-4-5 क्वेश्चन देता हूँ अपनी तरफ से, जो हमने कल पढ़ा था उससे रिलेटेड। अरे आज तो व्हाइट वाली स्लाइड आ गई भाई, आज तो जो हमारी स्लाइड है वो व्हाइट वाली स्लाइड आ गई। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे को बताओ, कल हमने पढ़ा था प्रियम्बल, कल हम लोगों ने पढ़ा था प्रियम्बल पढ़ा था। कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है याद करने के लिए। आर्टिकल का ट्रिक बताऊंगा, आर्टिकल का शॉर्ट ट्रिक मैं आपको कराऊंगा जब मैं आपको पॉलिटी कंप्लीट करा दूंगा। तो आर्टिकल के ट्रिक आपको याद कराऊंगा, उससे इजीली ऐसे ही हो जाएंगे, मतलब हाफ याद हो जाएंगे। अगर मैं 50 आर्टिकल है तो 25 आर्टिकल याद करो, बाकी 25 ऐसे ही याद हो जाएंगे, तो वो मैं करा दूंगा। ठीक है ना। है देवव्रत है, लेकिन आर्टिकल के लिए मैं आपको ट्रिक बता दूंगा। ठीक है। चलिए, तो मैं एक दो क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ और ऐसे क्वेश्चन देता हूँ आज लिख के, देखता हूँ कौन कौन याद रखता है कौन कौन नहीं रखता। क्वेश्चन हमारा सिंपल सा है। हाँ, सेक्युलर वर्ड was added, secular word was added in the preamble by which of the constitutional amendment act, which of the constitutional amendment act, मतलब है धर्म या पंथ निरपेक्ष शब्द संविधान के, बहुत बढ़िया, आपका सबका आंसर सही आ रहा है। संविधान के कौन से संशोधन द्वारा, कौन से संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो बहुत बढ़िया, वेरी गुड, सभी का आंसर सही है। ये जो आंसर है इसका, वो आपका आंसर कौन सा होता है। आंसर आपका होता है सेकुलर का मतलब है पंथ निरपेक्ष, और पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है धर्म निरपेक्ष, कि हमारे कंट्री का कोई भी अपना क्या नहीं होगा, हमारे कंट्री का अपना कोई भी धर्म नहीं होगा। तो बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, बिल्कुल सही है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाउ मेनी amendment passed by parliament related to a change in the preamble, प्रस्तावना, ध्यान से प्रस्तावना में अभी तक परिवर्तन करने से संबंधित कितने संशोधन किए जा चुके हैं। तभी कहता हूं ध्यान से सुनो, पूरा सुनो। तो आप सबने आंसर कर दिया 104, 104 टोटल है, जबकि इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या होना चाहिए, ओनली 1, केवल एक ही संशोधन हुआ है, केवल एक हुआ है बेटा, ओनली 1 हुआ है। पूरा क्वेश्चन नहीं सुना, ऐसे ही पहले आंसर कर डाला आप लोगों ने। बताऊंगा बेटा विराट, उसको बताऊंगा क्योंकि वो टॉपिक हमारा है, उसको पढ़ाऊंगा। संघ का अभी सिर्फ इतना समझ लो, ग्रुप से कोई अलग भी हो सकता है। आप जैसे विराट है, विराट ने ग्रुप क्रिएट किया, मान लो व्हाट्सएप वाला कोई ग्रुप क्रिएट किया यार ये, या फिर अपने फ्रेंड वाला कोई ऐसी ग्रुप क्रिएट कर लिया, उसमें से कोई भी आउट हो सकता है ग्रुप से।
बट यूनियन जो होता है, संघ जो होता है, उससे कोई आउट नहीं हो सकता। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल नंबर 1 वो क्या है, यूनाइटेड है, वो बंधा हुआ है, वो इंटीग्रेट है, उससे कोई सेपरेट नहीं हो पाएगा। जितने राज्य हैं वो ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी स्टेट अपना अलग देश के रूप में क्रिएट कर ले, वो पॉसिबिलिटी नहीं है। अभी के लिए सिर्फ इतना समझ लो, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। एक दो क्वेश्चन देते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखते हैं, 2 क्लास पहला क्वेश्चन दे रहा हूं, किसको याद है किसको नहीं है वो हम देखेंगे। डायरची या डायर की, आप जो भी बोलें, सिस्टम was introduced in the provinces by which of the act, किस अधिनियम के द्वारा वो सब बता दूंगा मनीष, आगे बता दूंगा बेटा, वो आगे आएगा आपका पार्लियामेंट वाले चैप्टर में, सब पढ़ेंगे क्या किसमें डिफरेंस होता है। किस अधिनियम के द्वारा द्वैध शासन प्रणाली प्रांतों में प्रारंभ की गई। बहुत अच्छे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त। आपका होता है 1919 मॉन्टेग्यू, बहुत अच्छे, मॉन्टेग्यू चैम्प्सफोर्ड रिफॉर्म, यही है। सही है, सबका सही है। एक और क्वेश्चन करते हैं। सुप्रीम कोर्ट वाज एस्टैब्लिश्ड इन कैलकाटा बाय विच ऑफ द एक्ट, किस अधिनियम के द्वारा किस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया गया। सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया गया। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, 1774 में किया गया था बाय रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ इंडिया, बाय रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ इंडिया 1773, 1773 एक्ट passed in 1773 but सुप्रीम कोर्ट was established in 1774। चलिए एक और चीज की बात करते हैं। who was
द फर्स्ट गवर्नर जनरल, हालांकि आपको ये हिस्ट्री वाले सर ने या मैम ने भी पढ़ाया होगा, बट मैं आपको अपनी तरफ से क्योंकि मैंने भी पढ़ाया है, वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? बहुत बढ़िया मयंक, प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? बताइए। वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अलग अलग बच्चों के अलग अलग आंसर हैं। वॉरेन हेस्टिंग्स, विलियम बेंटिक। अब बताओ कौन होना चाहिए, बाकी सब लोग भी बताओ। एक काम करते हैं, देखते हैं क्या होता है। मैं इस पे और देता हूँ ऑप्शन। ए है वॉरेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन ए ही देता हूँ जो आप लोगों ने दिए हुए हैं। बी है आपका विलियम बेंटिक, हाँ ये ज़्यादा सही आंसर है चिराग का, कि या तो होगा विलियम बेंटिक और या तो होगा वॉरेन हेस्टिंग्स, लेकिन एग्जाम में तो ऐसा होता नहीं है। अगर ऐसा होता तो फिर तो बहुत ही बढ़िया बात थी। तीसरा वाला रॉबर्ट क्लाइव, तीसरा हम देते हैं रॉबर्ट क्लाइव। और जो चौथा है डी ऑप्शन है, वो हम लोग दे देते हैं नन ऑफ दी अबव, नन ऑफ दी अबव। अब देखते हैं, मैं एक बार इसमें पोल देता हूँ 10 सेकंड वाला। आपने आंसर तो देख ही लिया, आपने जो आंसर है वो तो देख लिया, अपने अकॉर्डिंग अपने दिमाग में बना लिया, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लिया। तो बताओ भाई करेक्ट आंसर इसका क्या होना चाहिए? अब ध्यान से आंसर करना। ओनली 30% स्टूडेंट, 28% स्टूडेंट है जिनका आंसर सही है। ये बढ़िया हुआ, पोल दे दिया मैंने। करेक्ट आंसर इंडिया बोल रहा है बेटा, इंडिया। विलियम बेंटिक, इंडिया। अगर बंगाल बोलता है तो बंगाल का वॉरेन हेस्टिंग्स, गवर्नर जनरल। अगर गवर्नर जनरल बंगाल का बोलता है तो वॉरेन हेस्टिंग्स। अगर इंडिया का बोलता है विलियम बेंटिक। अगर ओनली गवर्नर बोलता है, गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर ऑफ बंगाल अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है आपका, तो रॉबर्ट क्लाइव। अब क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है? आप गलती से भी गलत मत करना। एक लास्ट क्वेश्चन दूंगा, उसके बाद आज के वाले टॉपिक पे आ जाऊंगा। ध्यान से देखना सब लोग, ऐसे काम नहीं चलेगा। या तो एक बार मॉडर्न हिस्ट्री जो आपको पढ़ा रहे हैं उनसे समझ लेना, अगर समझ ना आए तो मेरे को 1-2 दिन बाद बता देना, मैं समझा दूंगा अच्छे से। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। सिंपल सा क्वेश्चन है, मैंने जो एक्ट पढ़ाया था उसी से रिलेटेड है। और देता हूं, माउंट बेटन हम बात करते हैं किसके बारे में? माउंट बेटन प्लान was given by Mountbatten, which was introduced in the British Parliament, by which of the name, by which of the name, किस नाम या शीर्षक द्वारा माउंटबेटन योजना को ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया गया? ऑप्शन मुझे पता था इसमें कोई आंसर नहीं करेगा, ऑप्शन ही चाहिए आप लोगों को। देता हूं ऑप्शन, देता हूं। पहला ऑप्शन है
क्रिप्स मिशन। फर्स्ट ऑप्शन इज क्रिप्स मिशन। सेकंड ऑप्शन जो है बेटा, ए ही बता दिया आपने। अभी तो एक ही ऑप्शन दिया है। दूसरा वाला है कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन पहला वाला है, क्रिप्स मिशन। दूसरा है कैबिनेट मिशन। थर्ड इज ये बी हो गया। सी वाला है इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1947 और डी वाला है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। पूरा तो ऑप्शन देखना चाहिए। चलिए अब आंसर अब करो, 15 सेकंड के अंदर आपको आंसर करना है। करेक्ट आंसर आपको ओनली 15 सेकंड में करना है, 15 सेकंड में आंसर आपको करना है। बताइए, देखते हैं क्या आंसर आता है आपका। डी वाला, ये डी करेक्ट आंसर है। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 इसके नाम से इंट्रोड्यूस किया गया था, यही आंसर है। चलिए अब कि टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल कितने हैं, तो भाई टोटल अगर आर्टिकल के बारे में पूछा जाता है, हाउ मेनी आर्टिकल्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो कुल अनुच्छेद जो है बेटा वो आपके कितने हैं? कुल अनुच्छेद आपके होते हैं कितने? 26 जनवरी 1950 को जो थे वो कितने थे? वो आपके थे 395। अगर हम बात करें एट प्रेजेंट, तो एट प्रेजेंट मैंने आपको दो चीज़ें बताई थी। अगर आपके ऑप्शन में इफ़ 395 ऑप्शन में है तो यही टिक करना है, इसी को प्रीफरेंस देना है। अगर ये ऑप्शन में नहीं है देन आफ्टर दैट आपको क्या करना होगा? 448। तो 448 क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइट पे मेंशन किया गया है, वैसे आपको यही टिक करना है अगर ऑप्शन में ये होता है तो 395। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल इनमें से कौन कौन से हैं एग्जैक्टली। चलिए पहला जो आर्टिकल है भाई वो क्या कहता है? पहला आर्टिकल कहता है क्या? और सिंपल सा आर्टिकल है हमारा, जो फर्स्ट आर्टिकल है वो क्या कहता है? आर्टिकल नंबर वन अनुच्छेद कौन सा है? नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। अब इसमें क्या लिखा हुआ है वो मैं आपको लिख देता हूँ। इसमें लिखा है बेटा इंडिया दैट इज भारत। इंडिया दैट इज भारत। इंडिया दैट इज भारत शुड बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, यूनियन ऑफ स्टेट्स विद स्ट्रॉन्ग सेंटर। इसका मतलब होता है ये वाला, विद स्ट्रॉन्ग सेंटर। इंडिया जो कि भारत है, इंडिया जो कि क्या है? भारत है, राज्यों का एक संघ होगा। राज्यों का एक क्या होगा? संघ होगा, जिसमें जिसमें केंद्र क्या होगा बेटा? जिसमें केंद्र मजबूत शक्तिशाली होगा। इसका मतलब क्या है? मेन जो पावर है वो किसके पास है? सेंटर के पास है। इसका मतलब क्या है कि मेन जो पावर है वो किसके पास है? यूनियन के पास है। इसका मतलब सीधा सीधा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा सीधा है कि इंडिया, सर सारे आर्टिकल नहीं पढ़ेंगे नहीं,
उतने पढ़ोगे जितने मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है कार्तिक। इंपॉर्टेंट आर्टिकल ऐसे तो आप याद नहीं रख पाओगे, बहुत सारे होते हैं जो एग्जाम में आते हैं, हम वही पढ़ेंगे। अब आप कहेंगे एग्जाम में कौन से आते हैं वो कैसे पता है, तो वो पता है मेरे को, मेरा अपना तरीका है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो इंडिया दलित भारत शुड बी यूनियन ऑफ स्टेट। अब एग्जाम में कैसे आएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा अकॉर्डिंग टू आर्टिकल नंबर 1 इंडिया दैट इज भारत बोलेगा और छोड़ देगा ब्लैंक। अब आपको ऑप्शन में सेलेक्ट करना है ग्रुप ऑफ स्टेट, फेडरल ऑफ स्टेट, यूनियन ऑफ स्टेट, नन ऑफ दिस। आपको टिक करना होगा। क्या टिक करना होगा भाई आपको, आपको टिक करना होगा यूनियन ऑफ स्टेट। ठीक है, यूनियन ऑफ स्टेट का मतलब होता है चाहते हुए भी कोई स्टेट इससे अलग नहीं होता। नो स्टेट हैज राइट टू सेपरेट फ्रॉम द कंट्री, मतलब फ्रॉम द नेशन, फ्रॉम द यूनियन। फ्रॉम कहां से, इंडिया। इंडिया से, भारत से कोई भी देश अलग नहीं हो सकता, ये आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात है। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल नंबर 2। आर्टिकल 2, चलो मैं लिख देता हूँ, एक आर्टिकल और लिख देता हूँ। आर्टिकल 2 में क्या है, आर्टिकल 2 हम लिख देते हैं। आर्टिकल नंबर 2 जो कहता है बेटा, वो कहता है आपका एडमिशन, एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट, एडमिशन और establishment of the टेरिटरी। अब टेरिटरी में कोई स्टेट हो सकता है, कोई यूनियन टेरिटरी हो सकता है, कोई एरिया हो सकता है, इन द यूनियन ऑफ इंडिया, इन द यूनियन ऑफ इंडिया। भारतीय संघ में, भारतीय संघ में राज्यों का प्रवेश, भारतीय संघ में किसका, राज्यों का प्रवेश या तो फिर स्थापना। अब कैसे, जैसे इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ उसके बाद भी बहुत सारे पार्ट है जो इंडिया में शामिल हुए, जैसे दादर एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव, गोवा, आफ्टर इंडिपेंडेंस, ये इंडिया में इंक्लूड हुए हैं। ठीक है, तो ये आर्टिकल नंबर 2 में लिखा होता है। सिक्किम काफी बाद में मिला 1975 में। देन आर्टिकल नंबर 3, आर्टिकल नंबर 3 आपका फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट एंड अल्ट्रेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्री और नेम ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट। मतलब होता है आर्टिकल नंबर 3 में क्या कहता है, ये आपका कहता है नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों या मौजूदा राज्यों के नामों में परिवर्तन। मतलब सिंपल कह सकते हैं रीऑर्गेनाइजेशन, इट मीन्स रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट और यूनियन टेरिटरी। राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के की जगह लिखते हैं का पुनर्गठन। ठीक, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट और यूनियन टेरिटरी, राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों का क्या, पुनर्गठन। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे आपका एग्जाम्पल क्या होता है, इट मीन्स आपका सिंपल है, क्या है भाई, पौंडीचेरी बिकेम पुडुचेरी, और ओडिशा ओडिशा बिकेम ओडिशा। ठीक है, ओडिशा या उड़ीसा था पहले, तो ओडिशा क्या बन गया, ओडिस ओरी आपका जो उड़ीसा था, उड़ीसा ओडिशा बना। उसके बाद नेक्स्ट, तेलंगाना was separated from Andhra Pradesh, separated from Andhra Pradesh as a
एज अ न्यू स्टेट। मतलब सीधा सीधा है, आंध्र प्रदेश से, आंध्र प्रदेश से अलग करके क्या बनाया गया, आंध्र प्रदेश से अलग करके तेलंगाना राज्य का निर्माण। ऐसे ही उत्तराखंड, उत्तराखंड was separated, एग्जाम्पल है was separated from यूपी। झारखंड was separated from बिहार। छत्तीसगढ़ was separated from मध्य प्रदेश। बट J&K was divided into two union territory, number 1 J&K and number 2 लद्दाख। क्लियर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। आर्टिकल नंबर 13, इंपॉर्टेंट वाले आर्टिकल, जो मेन आर्टिकल है जो एग्जाम में मोस्टली आते हैं, हम उनके बारे में बात करेंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको भी मैं आपको टिक करता रहूँगा। जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग टिक करते रहेंगे। आप लोग कोई डाउट हो तो जल्दी से आंसर एक बार बता देना कि सर ये वाला डाउट है। किसी भी तरह का अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो वो आप मेरे को बता देना, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे जल्दी से। क्या कहता है, लॉ इनकंसिस्टेंट विद और डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकारों को असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियों के बारे में। आर्टिकल मतलब यह है कि जो फंडामेंटल राइट है उनको कोई कम नहीं कर सकता, इसका मतलब ये होता है फंडामेंटल राइट को डाउन नहीं कर सकता। नेक्स्ट आता है आपका इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष क्षमता, आर्टिकल नंबर 14। क्या होता है आपका, फंडामेंटल राइट होता है, आगे पढ़ेंगे इसको। आर्टिकल नंबर 16, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन। और एजुकेशन मतलब सरकारी नौकरियों या शिक्षा में, सरकारी नौकरियों या शिक्षा में सभी को अवसर की समानता, किसको, SC, ST, OBC और EWS। इट मीन्स इट इज द रिजर्वेशन। ये क्या है, आरक्षण है। किसको, SC शेड्यूल कास्ट, किसको भाई, ST शेड्यूल ट्राइब, एंड OBC अदर बैकवर्ड क्लासेस, एंड EWS इज द न्यू फॉर्म। EWS क्या है, EWS होता है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, आर्थिक रूप से, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोग, आर्थिक रूप से क्या है, पिछड़े हुए लोग, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोग। मतलब सिंपल सा है जो आता है इसमें पॉइंट, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोग, पिछड़े हुए लोग, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोग, EWS न्यू वाला है, अभी कुछ दिन पहले अमेंडमेंट किया था इन आर्टिकल नंबर 103। नेक्स्ट इसके बाद में आता है आपका कौन सा वाला, EWS के बाद अगर नेक्स्ट अगर हम आते हैं तो ये वाला आपका हो गया आर्टिकल नंबर 16। आफ्टर दैट आर्टिकल नंबर 17, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यताकांत। इट मीन्स छुआछूत। पहले बहुत चलता था अनटचेबिलिटी, अब काफ़ी हद तक डाउन हुआ है, अभी भी विलेजेस वगैरह में कई बार देखने को मिलता है। देन एक और आर्टिकल लिखता हूँ इंपॉर्टेंट वाला, इसमें मेंशन नहीं किया गया, मैं अलग से लिख देता हूँ, ये फंडामेंटल राइट है सारा का सारा। आर्टिकल नंबर 18 आपका होता है एबोलिशन ऑफ टाइटल, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, उपाधियों का अंत। किसका अंत, उपाधियों का अंत। कौन सी उपाधि भाई, इसमें एक्सेप्शन होता है, बाकी ऑल टाइटल्स, एक्सेप्शंस आपका जो होता है, आपका जो अपवाद होता है वो क्या है, अपवाद आपका होता है कौन कौन सा, अपवाद आपका होता है
एजुकेशनल एंड डिफेंस। यू, जब आप लोग सब सेलेक्ट हो जाएंगे, आफ्टर दैट यू कैन टेक योर टाइटल आफ्टर रिटायरमेंट ऑल्सो। तो एजुकेशनल मतलब शैक्षिक, जैसे किसी ने बीटेक कर लिया, ईआर लगा सकता है इंजीनियर। किसी ने आपका क्या, किसी ने अगर एमबीबीएस कर लिया या सैनिक उपाधि वो लगा सकते हैं, ल्यूटिनेंट, कैप्टन, कर्नल, ब्रिगेडियर, कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो ये एक्सेप्शन है। ऑल आर्टिकल राजा, महाराजा, सुल्तान, ठीक, भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म भूषण, सर, लॉर्ड, ये आप यूज नहीं कर सकते। यू कांट यूज। पीएचडी डॉक्टर यू कैन यूज। नेक्स्ट आर्टिकल नंबर 19, प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, राइट टू मूव, है ना, कौन सा, राइट टू मूव, राइट टू असेंबल पीसफुली विदाउट वेपन्स, राइट टू रिसाइड एनीवेयर इन इंडिया, एक्सेप्शन होता है कुछ एरिया, नॉर्थ ईस्ट एंड हिमाचल प्रदेश, सम पार्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड एंड जम्मू कश्मीर ऑल्सो, बट जम्मू कश्मीर के लिए पॉसिबल है अभी, बट फिर भी इतना इजीली नहीं मिलेगा। ये सारे के सारे आप कह सकते हैं। ये आपका आर्टिकल नंबर कौन सा था, 19। देन आता है आर्टिकल 21, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, हमारे जीवन को जीने का सबका अधिकार होता है। आफ्टर दैट आर्टिकल नंबर 21, राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन, मीन्स होता है आर टी ई, सिंपल होता है। आर टी ओ का मतलब होता है राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन किसका अधिकार है, शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। अभी क्या है भाई, सिंपल सा वाला है। कौन सी शिक्षा, प्राथमिक, प्राथमिक मीन्स एलिमेंट्री, प्राइमरी एजुकेशन, इट मीन्स प्राइमरी एजुकेशन। प्राइमरी एजुकेशन का मतलब वैसे तो 5th क्लास तक का होता है, बट यहाँ पर क्या लिखा है, अप टू 6 to 14 ईयर्स एज ग्रुप, 6 से लेकर 14 साल। और क्लास जो होती है, जो वो आपकी होती है 8th क्लास। मिनिमम कितना होता है, 8th क्लास होता है, 8वीं क्लास होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है इसी से रिलेटेड, कब ऐड किया गया था, बिकॉज ए है, ए मीन्स अमेंडमेंट, अब हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, तो एडेड बाय 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002, मतलब है 86वें संविधान, यस, संविधान संशोधन अधिनियम, संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया, 2002 के द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, अब इसमें एक नोट लिखते हैं हम लोग, मोदी जी ने कुछ दिन पहले अनाउंसमेंट किया था, अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जिसमें बहुत सारी कमियां हैं, कुछ अच्छाई भी यहाँ भी हैं। तो नई शिक्षा नीति के अनुसार, जो आपकी 2020 वाली है, अभी आया था, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ, कुछ कुछ चीजें इम्प्लीमेंट हो रही हैं। क्या है उसके अंदर बेटा, उसके अंदर लिखा है पीएम, हमारे जो पीएम साहब हैं नरेंद्र मोदी अनाउंस्ड, पीएम नरेंद्र मोदी अनाउंस्ड। एज ग्रुप क्या है, बाकी सब जो है ठीक है, हम बात एज ग्रुप की कर रहे हैं। एज ग्रुप आपका होता है अप टू 18 ईयर्स, अप टू 18 ईयर्स, 18 वर्ष बोला है उन्होंने। अब अभी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है, देखेंगे होता है नहीं होता। अप टू 8 ईयर्स, और क्लास जो होती है, क्लास आपकी है 4 बढ़ाया, मतलब 12 क्लास, 12th स्टैंडर्ड। क्लियर है, एजुकेशन पॉलिसी नई वाली जो आपकी अनाउंसमेंट हुई थी, ये बेटा उसके अनुसार होता है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं भाई, नेक्स्ट क्या कहता है,
नेक्स्ट आर्टिकल नंबर 25, फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोरोगेशन ऑफ रिलीजन। अंतरात्मा की स्वतंत्रता, मतलब आपका सीधा सीधा कह सकते हैं इसमें सिंपल सा फंडा है, ये आपका होता है फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ये कौन सा वाला है? फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। किसका अधिकार? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग है बेटा? आर्टिकल नंबर 25 से लेकर 28 के बीच में, 25 से लेकर 28 के बीच में होता है, जिसमें 25 है ये वाला। देन आर्टिकल नंबर 30, राइट टू माइनॉरिटी टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, इंपॉर्टेंट है। अल्पसंख्यकों को शैक्षिक संस्थानों को स्थापित करने, उनका प्रशासन करने का अधिकार। आर्टिकल नंबर 29 में ये लिखा हुआ है क्या, एंड 30 में लिखा हुआ है, ये आपका फंडामेंटल राइट है, फिफ्थ फंडामेंटल राइट। ये कौन सा फंडामेंटल राइट है? इट इज द फिफ्थ फंडामेंटल राइट, जिसमें क्या होता है? एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट्स। एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट मतलब शैक्षिक एवं सांस्कृतिक, शैक्षिक एवं सांस्कृतिक अधिकार, शैक्षिक एवं सांस्कृतिक अधिकार, जिसमें आर्टिकल 29 30 है, उसी में होता है किसका? ऑफ माइनॉरिटीज, ऑफ माइनॉरिटीज। माइनॉरिटीज मीन्स अल्पसंख्यक। क्लियर है? कोई डाउट है? अल्पसंख्यक हिंदू को छोड़ के इंडिया में सभी आपका किस में आते हैं? माइनॉरिटी में आते हैं। आर्टिकल 31C, सेविंग लॉज गिवन इफेक्ट सर्टेन डायरेक्टिव प्रिंसिपल, छोड़ सकते हैं इसको, कोई जरूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट जो पॉइंट आता है आपका वो आता है 32, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। रेमेडीज फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट इंक्लूडिंग रिट्स, मतलब क्या होता है? मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट सहित अन्य उपचार। इसको मैं अलग से लिख देता हूँ बेटा। आर्टिकल नंबर 32 के बारे में आगे हम पढ़ेंगे, फंडामेंटल राइट जब पढ़ेंगे। अभी के लिए ध्यान में रखो क्या होता है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। मतलब क्या होता है? इट मीन्स, इसका मतलब क्या है? इसका मीन्स है आपका प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट। क्या होता है? प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट, मूल या मौलिक अधिकारों का क्या होता है बेटा? सुरक्षा, संरक्षण। मौलिक अधिकारों का क्या होता है? संरक्षण होता है। किसके द्वारा? बाय द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। मतलब किसके द्वारा होता है? मतलब सीधा है, सर्वोच्च, सर्वोच्च एवं क्या? उच्च न्यायालय द्वारा। कैसे? कैसे होता है भाई? कैसे होता है? बाय इशूइंग द रिट्स, मतलब सीधा है रिट जारी करके। रिट मतलब होता है, रिट का मतलब होता है ऑर्डर, आदेश। किसका? न्याय का, तो न्यायाधीश कह सकते हैं। कौन करेगा? या तो सुप्रीम कोर्ट या तो हाई कोर्ट। कैसे करेगा? फंडामेंटल राइट वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ लेंगे। नेक्स्ट है आर्टिकल नंबर 30, स्टेट टू सिक्योर अ सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ द वेलफेयर ऑफ द पीपल, मतलब राज्य लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक व्यवस्था को क्या करना? बनाए रखना। इसका मतलब होता है डीपीएसपी। आपका डीपीएसपी जो होता है वो आर्टिकल नंबर 36 टू 41 होता है, जिसमें ये वाला आर्टिकल है, इसका मतलब है कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर, कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट, वेलफेयर स्टेट। कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट मतलब होता है कल्याणकारी राज्य की अवधारणा। व्हाट इज द वेलफेयर स्टेट? कैन यू टेल मी एनीबडी? कल्याणकारी राज्य
की अवधारणा। क्या होता है भाई? सिंपल मतलब है। मेरे में क्वेश्चन ही नहीं आया। अच्छा, ऐसे कैसे हो गया? मतलब सिंपल सा है। मतलब है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट का मतलब होता है आपका सीधा सीधा मतलब होता है अपलिफ्टमेंट, अपलिफ्ट अपलिफ्टमेंट ऑफ ऑल, अपलिफ्टमेंट ऑफ ऑल, अपलिफ्टमेंट ऑफ ऑल। इट मीन्स सभी का कल्याण। इसका मतलब हैप्पीनेस। सभी की क्या होनी चाहिए? खुशी होनी चाहिए। सभी की क्या होनी चाहिए बेटा? सभी की खुशी कैसे मिलेगी? जॉब से। कैसे मिलेगी? जॉब, एजुकेशन, सोशल स्टेटस, पॉलिटिकल स्टेटस सब इक्वल, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन ऑल इक्वल। नेक्स्ट फिर आता है आपका आर्टिकल नंबर 40, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, ग्राम पंचायतों का गठन। ईच एंड एवरी स्टेट के ईच एंड एवरी विलेजेस में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत बाय द स्टेट करता है इस चीज को। और ये पहली वाली जो थी फर्स्ट वॉज इन नागौर। आगे पढ़ाऊंगा, अभी के लिए ध्यान में रखो। नागौर डिस्ट्रिक्ट इन राजस्थान। प्रथम राजस्थान के नागौर नामक जिले में। नेक्स्ट था आर्टिकल नंबर 44, यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन। नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता। इट मीन्स ये ओनली कहाँ है? ओनली इन गोवा एट प्रेजेंट। बाकी सब में होना चाहिए, गोवा में है, गोवा में है। बट ये जो है आपकी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता, ये आपका क्या होता है? इसका सिंपल मतलब होता है लॉ इक्वल फॉर ऑल। लॉ इक्वल फॉर ऑल, सभी के लिए समान, सबके समान कानून। ऐसा बनाना चाहिए स्टेट को। सभी के लिए क्या होना चाहिए बेटा? सभी के लिए आपका समान कानून होना चाहिए। और वो जो कानून है आपका वो किस रूप में होना चाहिए? वो कानून आपका हमेशा के लिए होना चाहिए, मतलब कंपलसरी होना चाहिए, हर हाल में होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 45, प्रोविजन फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर। 45A है बेटा, ये 45A 45 का 6 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान। प्रोविजन फॉर द अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलो एज ऑफ 6 ईयर। ये किसकी ड्यूटी है? ड्यूटी ऑफ स्टेट। ड्यूटी ऑफ स्टेट है ये राज्य की ड्यूटी है। ये क्या है? राज्य की ड्यूटी। थ्रू आंगनवाड़ी, थ्रू क्रैश, थ्रू प्लेवे स्कूल एटसेट्रा। तो राज्य का कर्तव्य बनता है। नेक्स्ट आर्टिकल नंबर 46 कहता है प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर वीकर सेक्शन। अनुसूचित जातियों, जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना। कहाँ पर? इन स्टेट, ओनली इन स्टेट, राज्यों में। इट मीन्स ये क्या है? रिजर्वेशन ऑफ स्टेट, राज्यों के द्वारा रिजर्वेशन प्रोवाइडेड बाय द स्टेट, ऐसे लिखे ज्यादा बेटर है। रिजर्वेशन प्रोवाइडेड बाय द स्टेट, रिजर्वेशन प्रोवाइडेड बाय द स्टेट्स, राज्यों द्वारा आरक्षण। नेक्स्ट आर्टिकल नंबर 50 कहता है सेपरेशन ऑफ द जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। कार्यपालिका से न्यायपालिका को क्या किया जाना? अलग किया जाना। आर्टिकल नंबर 51 कहता है प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को क्या देना? बढ़ावा देना। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो आता है आर्टिकल नंबर 51A,
फंडामेंटल ड्यूटीज, जो आपका क्या होता है, मौलिक कर्तव्य होता है। उसके बाद था आर्टिकल नंबर 72, ये पता है ना, ये मतलब ये आपका फंडामेंटल ड्यूटी, मौलिक कर्तव्य, ये आपका ऐड किया था बाद में, पार्ट 4A में आता है, पार्ट नंबर 4A। 4 का हिंदी में बोलते हैं इसको, और यहाँ पर 51 का बोलते हैं। ये ऐड किया गया था, एडेड बाई मिनी कॉन्स्टिट्यूशन 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, मतलब है सीधा 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया। नेक्स्ट आपका आता है आर्टिकल 72, कहता है पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन, सस्पेंड, रेमिट और कम्यूट सेंटेंस इन द सर्टेन केसेस। राष्ट्रपति की शक्तियों जैसे क्षमा देना, किसी को भी मर्सी पिटीशन है ना, सजा का निलंबन और कुछ मामलों में सजा को कम करना आदि का प्रावधान। यही सेम चीज होती है आर्टिकल नंबर 166(1) में, किसकी, ये आपकी होती है पावर ऑफ, सेम चीज है, बस एक फांसी को प्रेसिडेंट माफ करते हैं, डेथ पेनल्टी को, डेथ पेनल्टी इज पार्डन बाय द ओनली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, नॉट बाय एनी पर्सन, बट और ऑल अदर क्या, मर्सी पिटिशन, लाइफ लाइफ इम्प्रिजनमेंट, 5 year, 2 year आर ऑल्सो फ्री बाय द गवर्नर ऑफ स्टेट। तो पावर ऑफ क्या होता है, पावर ऑफ पार्डन किसका, ऑफ गवर्नर 161 के अकॉर्डिंग, इन द स्टेट राज्यों में। नेक्स्ट कहता है आर्टिकल 74 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस टू द प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए क्या होनी चाहिए, मंत्रिपरिषद, मतलब पीएम प्लस अदर यूनियन मिनिस्टर। 3 टाइप के होते हैं, आगे पढ़ेंगे। प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्री, पीएम का पोस्ट इस आर्टिकल में है, बट अपॉइंटमेंट जो होता है आपका, अपॉइंटमेंट किसके अकॉर्डिंग होता है, 75 अपॉइंटमेंट ऑफ पीएम और अदर मिनिस्टर्स नॉट सीएम बाय प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति। आर्टिकल होता है कौन सा वाला, 75। नेक्स्ट आर्टिकल 76 अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, कौन होता है, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए, ये गलत है, ये होता है भारत का महान्यायवादी, भारत का महान्यायवादी। इट मीन्स who elect president is elected by elected MP and MLA। आगे पढ़ाऊंगा, आएगा ये वाला। तो ये वाला जो होता है बेटा आर्टिकल 76 में, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत का महान्यायवादी कौन होता है, फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया, फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया, भारत का प्रथम कानूनी या विधिक अधिकारी। इट मीन्स सीनियर मोस्ट एडवोकेट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए काम करता है, सीनियर मोस्ट, समझ आ गया मनीष, एडवोकेट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट आर्टिकल 78 ड्यूटीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर एज द रिस्पेक्ट द फर्निशिंग इन्फॉर्मेशन टू द प्रेसिडेंट।
राष्ट्रपति को जानकारी आदि देने के लिए प्रधानमंत्री करते हैं। पीएम जो भी काम करता है उनकी इन्फॉर्मेशन प्रेसिडेंट के पास रिटन में जाती है, रिटन में, लिखित में। आर्टिकल 110 डेफिनेशन ऑफ मनी बिल, व्हाट इज द मनी बिल, धन विधेयक की परिभाषा आगे पढ़ाऊंगा। नेक्स्ट आपका आता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बजट जो होता है वार्षिक वित्तीय विवरण। जो वार्षिक वित्तीय विवरण आपका होता है, वार्षिक वित्तीय विवरण, उसका मतलब यहाँ पर क्या होता है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब होता है बजट। बट बजट वर्ड इज नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बजट की जगह पर क्या लिखा होता है, ये लिखा होता है, दिस बजट वर्ड इज नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान में बेटा कौन सा वाला क्वेश्चन नहीं आया, क्वेश्चन तो मैंने दिया ही नहीं आपका। तो संविधान में बजट शब्द का उल्लेख नहीं है, बजट शब्द का क्या नहीं है, उल्लेख नहीं है। नेक्स्ट आर्टिकल 123 पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू प्रोमोलगेट ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग रेसेस ऑफ द पार्लियामेंट, संसद के मध्यावकाश के दौरान राष्ट्रपति के अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति। आर्टिकल 143 कहता है पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से अगर कभी कोई एडवाइस लेना है, लीगल एडवाइस, तो सुप्रीम कोर्ट से प्रेसिडेंट ले सकते हैं, बट नॉट बाउंडेड फ्रॉम बोथ ऑफ द साइड। बाउंडेशन नहीं है, अगर टाइम होगा तो एडवाइस देंगे, टाइम नहीं होगा एडवाइस नहीं देंगे, और लेना देना सब फ्री वाला है। आर्टिकल 148 कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, सीएजी। सीएजी का जो पोस्ट होता है किसके लिए, टू ऑडिट, किसके लिए होता है, टू ऑडिट, ऑडिट करने के लिए। ऑडिट मीन्स जो काम होता है जस्ट लाइक सीए, वो वैसे ही आया होगा, उज्जवल ऐसे आ गया होगा, मैंने दिया नहीं है, वो गलती से पुराना वाला आ रखा होगा, कल वाला आ रखा है बेटा, वो है ना, वो कल वाला कोई आ रखा होगा, मैंने कोई, या आज वाला ही कोई आ गया होगा ऐसे ही। तो ऑडिट करने से रिलेटेड है। अभी कौन है एट प्रेजेंट इस पोस्ट पे जो है, वो है आपका जीसी मुर्मू। एट प्रेजेंट कौन है, जी सी मुर्मू। ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल 149 कहता है ड्यूटीज एंड पावर ऑफ द कंप्ट्रोलर, इसकी सीएजी की ड्यूटी क्या होती है, उनके बारे में क्या काम करेगा, तो ऑडिट करेगा। आर्टिकल 155 काफी इंपॉर्टेंट है, अपॉइंटमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर बाय द प्रेसिडेंट, बाय द प्रेसिडेंट। राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा होती है, राष्ट्रपति के द्वारा। तो कई बार पूछ लिया जाता है, किसके रिकमेंडेशन पे, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ पीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ऑन द रिकमेंडेशन, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ पीएम। और नो प्रॉब्लम, आप टेंशन मत लो, वो मैं आगे करा दूंगा, ये मैं करा दूंगा, यू डोंट टेक टेंशन। अगर कोई भी आपको आर्टिकल याद नहीं होता वो मैं आगे करा दूंगा। अभी क्या है, अभी तो बस ऐसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल को हाईलाइट हम लोग कर रहे हैं, बाद में हम लोग पढ़ेंगे फिर आर्टिकल वन बाई वन डिटेल में, वो मैं करा दूंगा, यू डोंट टेक टेंशन। तो पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है, वो मैं सब करा दूंगा, ट्रिक बताऊंगा इसको याद करने की। आर्टिकल 161 पावर ऑफ द गवर्नर टू ग्रांट द पार्डन, वो जो मैंने आपको गवर्नर बताया था, सस्पेंड, रेमिट और कम्यूट सेंटेंस ऑफ द सर्टेन के, क्षमा को कम करने, टालने और निलंबित करने की राज्यपाल की शक्ति। जैसे हमने पढ़ा था आर्टिकल 72 में किसकी होती है, प्रेसिडेंट की होती है, सेम पढ़ाया था ना पीछे, तो ये मैं ट्रिक बताऊंगा इनको याद करने की। आर्टिकल 163 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस द गवर्नर, राज्यपाल की सहायता और सलाह के लिए मंत्रिपरिषद, जैसे 74 में थी सेंटर में, है ना। जैसे मैं एक छोटा सा हिंट देता हूँ आपको ट्रिक वाला, देखिए पार्डन अगर आपको लिखा मिलता है, पार्डन क्षमा, प्रेसिडेंट आपके करते हैं सेंटर में, प्रेसिडेंट, आर्टिकल कौन सा होता है 72, इसमें आप 89 प्लस करेंगे तो आपको मिलेगा 161। तो सेम चीज होती है गवर्नर के पास, स्टेट में गवर्नर के पास आर्टिकल होता है 161 में, ठीक है। ऐसे ही एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आपने पढ़ा था किसमें, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हमने पढ़ा था आर्टिकल 74, कौन सा वाला, यूनियन वाला, पीएम का, कौन सा वाला, पीएम का आर्टिकल। इसमें आप लोग 89 प्लस करेंगे तो आपको मिलेगा 163, क्या आएगा, सीएम प्लस स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर,
स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ऐसे ही अगर आप लोग पढ़ेंगे आर्टिकल 76 क्या होता है, एजीआई, एजीआई एडवोकेट, सीनियर मोस्ट एडवोकेट ऑफ द इंडिया। ऐसे ही इसमें आप 89 प्लस करेंगे तो आपको मिलेगा 165 एडवोकेट जनरल। तो कुछ ट्रिक होती हैं वो मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा, अभी बस आपको इतना कमाल दिखा रहा हूँ कैसा हो सकता है एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। ठीक है, तो 89 बहुत इंपॉर्टेंट एक डिजिट है, उसको ऐड करके बहुत कुछ कर सकते हैं। ऐसी 90 होता है, ऐसी 11 होता है, तो वो मैं आपको बाद में कराऊंगा, अभी सिर्फ समझ लो। नेक्स्ट आपका आता है आर्टिकल 165 एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट, राज्य के महाधिवक्ता। ये क्या होता है, फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ स्टेट, फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ स्टेट, राज्य का प्रथम विधिक या कानूनी, प्रथम विधिक और कानूनी अधिकारी। नेक्स्ट आर्टिकल 167 ड्यूटीज ऑफ द चीफ मिनिस्टर विद रिगार्ड टू द फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ द गवर्नर। राज्यपाल को जानकारी देने के लिए मुख्यमंत्री के कर्तव्य क्या होते हैं, व्हाट इज द ड्यूटी, जैसे वहां पर भी पढ़ा था 88 में। 168 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द लेजिस्लेचर इन द स्टेट, राज्यों में विधानमंडल की व्यवस्था ऐसे ही आपकी सेंटर में होती है, यूनियन में होती है। यूनियन में जो होती है वो आपकी होती है पार्लियामेंट, क्या होती है, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट जो होती है यूनियन में वो आपकी किस में होती है, 79 आर्टिकल में। ऐसे इसमें आप 179 में 89 प्लस करोगे तो 168 आता है, वो स्टेट में हो जाएगी सेम चीज। ऐसे ही आपका था राज्यों में विधान परिषद की रचना या उन्मूलन, एबोलिशन और क्रिएशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल इन द स्टेट। तो सेंटर में जब आप जाते हैं तो राज्यसभा होती है, जस्ट लाइक राज्यसभा। राज्यसभा का आर्टिकल होता है आपका कौन सा, 80, 80 प्लस 89 आपका होगा 169 एबोलिशन और क्रिएशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल जस्ट लाइक दैट, राज्यसभा इन द स्टेट इन द सेंटर। आफ्टर दैट 170 कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और इन द सेंटर अगर यही कहें तो सेंटर क्या होता है बेटा, सेंटर होता है मैं आर्टिकल 80। अब 80 में आपने प्लस किया 89 तो आपके पास 80 नहीं सॉरी 81, 81 में आपने 89 प्लस किया तो आपके पास आ गया 170, ये आपका विधानसभा हो गया। वहां पर क्या होती है, लोकसभा, वहां पर क्या होती है सेंटर में, लोकसभा। तो इस तरह की कुछ ट्रिक आपके काम आगे आएंगी। नेक्स्ट 171 कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन द स्टेट, राज्य में विधान परिषद की संरचना क्या होती है, स्ट्रक्चर उसका क्या होता है। ड्यूरेशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य विधानमंडल की अवधि, जैसे लेजिस्लेटिव असेंबली 5 ईयर और लेजिस्लेटिव काउंसिल परमानेंट, लेजिस्लेटिव काउंसिल इज परमानेंटली। 173 क्वालिफिकेशन फॉर द मेंबरशिप ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। मैंने बताया तो सही कार्तिक, आपने ध्यान ही नहीं दिया। मैंने कहा आपको ट्रिक बताऊंगा, बीच में बता भी रहा हूँ, तो वो फाइनल बताऊंगा तब जब पूरी क्वालिटी कंप्लीट हो जाएगी। वो मैं ट्रिक बताऊंगा कैसे आर्टिकल याद होंगे, अभी बस पढ़ लो एक बार, ऐसे ही रीडिंग लगा लो, मैं आपको 100% बताऊंगा कैसे। ये जो 89 का कमाल मैं दिखा रहा हूँ ऐसे बहुत कुछ है, आपको ऐसे याद हो जाएंगे। एक याद किया 3 फ्री में याद हो जाएंगे, ठीक है। एक याद किया 2 याद हो जाएंगे, 1 से 2 याद हो जाते हैं, क्लियर हो जाएगा। तो राज्यों में विधान परिषद की संरचना, आफ्टर दैट आपका हो गया कौन सा वाला, ये वाला आर्टिकल 174 सेशंस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, प्रोरोगेशन और डिसोल्यूशन, राज्य विधायिका का सत्र, 17वां या विधायिका का विघटन, जो बजट सेशन वगैरह आते हैं वो सब कुछ ऐसे होंगे, ठीक है ना। वो 174 में स्टेट वाले होते हैं। टेंशन मत लो, मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं करा दूंगा, बस पढ़ते रहो अच्छे से, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो। मैं नहीं भी कराता हूँ तो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको करनी है, प्रीवियस से उठा लो, टॉपिक वाइज करना स्टार्ट कर दो। मेरे सब्जेक्ट का नहीं, ऑल सब्जेक्ट, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ठीक है, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स। यस 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 सुदीप। स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर। उसके बाद आता है पावर एंड प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज ऑफ द एडवोकेट जनरल, महाधिवक्ता की शक्तियां, विशेषाधिकार, ऐसे ही आपका वहां भी होता है सेंटर में, वो मैं वहीं कराऊंगा। असेंट टू बिल बाय द गवर्नर इंक्लूडिंग रिजर्वेशन फॉर द प्रेसिडेंट, राज्यपाल द्वारा बिल को स्वीकृति, जिसमें किसका, राष्ट्रपति के लिए भी रखते हैं, ठीक है ना, राष्ट्रपति के लिए भी। हिस्ट्री
क्या बोल रहे हो नीरज बेटा, एक बार बताना। नेक्स्ट आपका आता है आर्टिकल 202 एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। जैसे मैंने आपको बजट बताया था, सेंटर वाला बताया था ना, सेंटर का बजट 112 में, अब उसमें आप 90 प्लस कर दो तो 202 आ गया। तो 89 19 का कुछ कमाल होता है, इंपॉर्टेंट डिजिट है, मैजिक होता है, उसे याद कराऊंगा आपको मैं। तो बजट आपका स्टेट वाला 202, सेंटर वाला 112, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लैंग्वेज टू बी यूज्ड इन द स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य विधानमंडल में इस्तेमाल की जाने वाली भाषा लोकल होती है, रीजनल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट। जैसे फॉर यूपी हिंदी, फॉर बिहार हिंदी। अच्छा, हिस्ट्री में मैं टीच कर दूं ये बेटा मैनेजमेंट ने किसी को दे रखा है, ठीक है, आप लोग रिक्वेस्ट डालो, हो सकता है कुछ हो जाए, मुझे मिल गया तो मैं पढ़ा दूंगा। अभी फिलहाल तो किसी और को दे रखा है, पढ़ लो उनसे, ऐसी कोई बात नहीं है, एक बार बात कर लो उनसे, कोई समझ नहीं आ रहा है तो। उसके बाद आता है 212 कोर्ट नॉट टू इंक्वायर प्रोसीडिंग ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, न्यायालयों को राज्य विधानमंडल की कार्रवाई के पूछताछ का अधिकार नहीं है, सिंपल। पावर ऑफ गवर्नर टू प्रोमulgate ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग रेसेस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य विधानमंडल के अवकाश में राज्यपाल द्वारा अध्यादेश, जैसे जब कभी सेशन नहीं चल रहा होता तो स्टेट में ऑर्डिनेंस कर सकते हैं। यही वाला अगर सेंटर की बात आते हैं तो सेंटर में प्रेसिडेंट के पास होता है फीडबैक के थ्रू। वैसे पढ़ लो उनसे, ज़्यादा अच्छा है, ऐसी कोई बात नहीं है ठीक है नीरज। तो जो प्रेसिडेंट है बेटा, राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति का आर्टिकल होता है 123, इसमें आपका आता है प्लस 90, आपका होता है आर्टिकल 213, सेम पावर ऑफ गवर्नर, ऑर्डिनेंस पावर एनी सेशन विदाउट एनी सेशन प्रेसिडेंट इन द सेंटर। अच्छा पढ़ाती है ना, बस फिर पढ़ लो, क्या दिक्कत है, उज्जवल बोल तो रहे हैं। एक बार कोई पॉइंट समझ नहीं आता है तो मैम से एक बार बात कर लो, ठीक है, बेटर ऑप्शन है, एक बार मैम से खुद बात करो कि मैम ये वाला पॉइंट समझ नहीं आया, क्लियर समझा देंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है बच्चे। आर्टिकल 214 हाई कोर्ट फॉर द स्टेट, राज्यों के लिए उच्च न्यायालयों की व्यवस्था। ऐसे ही आपका आर्टिकल नंबर 124 होता है आपका सुप्रीम कोर्ट, क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय। इसमें भी हमने सर्वोच्च न्यायालय में हमने क्या प्लस किया, इसमें आप 90 प्लस करो तो 214 आ गया, ठीक है ना। उसके बाद आर्टिकल 217 अपॉइंटमेंट एंड द कंडीशन ऑफ द ऑफिस ऑफ द जजेस ऑफ अ कोर्ट, न्यायाधीश जो होता है हाई कोर्ट वाला, उसके लिए नियुक्ति होती है, अपॉइंटमेंट किसके द्वारा, बाई प्रेसिडेंट। सेंटर और स्टेट दोनों में, सुप्रीम कोर्ट का भी और हाई कोर्ट का, दोनों का प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं। आर्टिकल 226 पावर ऑफ हाई कोर्ट टू इश्यू रिट, यही वाला जो होता है बेटा वो आपका होता है आर्टिकल नंबर आपका 32, रिट इशू करते हैं, रिट इशू इशूड बाय सुप्रीम कोर्ट, इशूड बाय सुप्रीम कोर्ट, जैसे 226 के अकॉर्डिंग आपका होता है उच्च न्यायालय हाई कोर्ट वाला। नेक्स्ट 239 डबल ए स्पेशल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू दिल्ली, दिल्ली के संबंध में कुछ विशेष प्रावधान है, क्या, जैसे वो आपका यूनियन टेरिटरी है, फिर भी वहां पर लेजिस्लेटिव काउंसिल है, लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद, विधानसभा, लेजिस्लेटिव काउंसिल इज, काउंसिल नहीं सॉरी, असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल इज ऑल्सो इन द दिल्ली, जबकि ये आपका होता है स्टेट में, है ना। नेक्स्ट आता है आर्टिकल नंबर 243 बी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत, पंचायत का गठन आर्टिकल 40 में भी होता है बेटा, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 243 कंपोजिशन ऑफ पंचायत, पंचायतों की संरचना, संरचना का मतलब होता है स्ट्रक्चर, कैसे पंचायत काम करेंगे, कहाँ पर, विलेजेस में, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। 243 पावर एंड अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पंचायत, पंचायत की जिम्मेदारी किसकी होती है, तो किसके पास होती है, प्रधान, सरपंच, मुखिया। 243 के इलेक्शन ऑफ द पंचायत, कैसे चुनाव होता है उसका मेथड इसमें दिया गया है। फिर 249 राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में कानून बनाने की संसद की शक्ति, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट विद रिस्पेक्ट टू अ मैटर इन स्टेट लिस्ट इन द नेशनल इंटरेस्ट, है ना, इन द नेशनल इंटरेस्ट मीन्स any issue related to national interest of the state list can also be changed or passed by the Parliament of India, ठीक है। नेक्स्ट, कोई नहीं आपस में फाइट मत करो,
एक बार बात करना, वो बात कर लेंगे, है ना बेटा। आपस में फाइट मत करो, आपस में कोई इशू नहीं होना चाहिए आप लोगों के, आप अच्छे बच्चे हो, अच्छे दोस्त हो, कोई झगड़ा नहीं। उसके बाद आता है बेटा एजुकेशन ऑफ डिस्प्यूट रिलेटिंग टू वाटर्स ऑफ इंटर स्टेट रिवर और रिवर वैली, अंतरराज्यीय नदियों या नदी घाटियों के बारे में पानी से संबंधित विवाद, जैसे एग्जाम्पल, एग्जाम्पल आपका होता है कावेरी, एग्जाम्पल क्या, कावेरी रिवर डिस्प्यूट, कावेरी रिवर डिस्प्यूट, ज्योग्राफी वाले पढ़ाएंगे आपको। मुल्ला पेरियार रिवर डिस्प्यूट, मुल्ला पेरियार, पता है ना, पेरियार रिवर पे होता है मुल्ला पेरियार रिवर डिस्प्यूट, मुल्ला पेरियार डैम का जो आपका क्या है डिस्प्यूट बिटवीन केरला एंड तेलंगाना, ठीक, इस तरह से आपका हो सकता है। तो स्पेशल ट्रिब्यूनल अपॉइंटेड बाय द सेंटर। देन हाँ बता देंगे, बिल्कुल सही बात है, रोहन जो बोल रहे हैं सही बात है ना बेटा। उसके बाद आता है प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू एन इंटर स्टेट काउंसिल, अंतरराज्यीय परिषद, किसी भी दो राज्यों के बीच का कोई डिस्प्यूट होगा तो इंटर स्टेट काउंसिल हो सकती है उसके लिए। आर्टिकल 265 क्या कहता है आपका, टैक्सेस टू बी इम्पोज्ड से बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ, है ना। हाँ, इंडस वाला बेटा अदर कंट्री का है, इंडिया एंड पाकिस्तान का है। तो कानून के प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपण न किया जाना, मतलब टैक्सेस विदाउट लॉ नॉट इम्प्लीमेंट, टैक्सेस आर नॉट इम्प्लीमेंट बाय एनी इंस्टीट्यूशन विदाउट द लॉ। नेक्स्ट है 275 ग्रांट फ्रॉम द यूनियन टू सर्टेन स्टेट, कुछ राज्यों को संघ से अनुदान। नेक्स्ट फाइनेंस कमीशन वित्त आयोग की स्थापना, आर्टिकल नंबर 300 सूट्स एंड प्रोसीडिंग, वाद और कार्यवाहियां। उसके बाद आर्टिकल 300 ए पर्सन नॉट टू बी डिप्रीव्ड ऑफ प्रॉपर्टी सेव बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ, राइट टू प्रॉपर्टी, विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित न किया जाना, संपत्ति का क्या होता है, अधिकार होता है, क्या होता है, संपत्ति का अधिकार होता है। आर्टिकल नंबर 311 क्या होता है बेटा, डिसमिसल, रिमूवल एंड रिडक्शन इन रैंक ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड इन सिविल कैपेसिटीज अंडर द यूनियन और स्टेट, संघ या किसी राज्य के अधीन सिविल क्षमताओं में कार्यरत व्यक्तियों के रैंक में कमी या बर्खास्तगी। आर्टिकल 312 इंपॉर्टेंट है, ऑल इंडिया सर्विसेज, अखिल भारतीय सेवाएं, काफी इंपॉर्टेंट है। पब्लिक सर्विस कमीशन, जैसे एग्जाम्पल आपका होता है, व्हाट इज द एग्जाम्पल, यूपीएससी, क्या होता है, यूपीएससी एंड पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। देन आर्टिकल 320 फंक्शन ऑफ द पब्लिक सर्विस कमीशन, क्या काम होते हैं इनके, तो काम क्या होते हैं, रिक्रूटमेंट ऑफ ए ग्रेड बी ग्रेड ऑफिसर्स टू सर्व द कंट्री। देन आर्टिकल 323 ए एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, प्रशासनिक न्यायाधिकरण। आफ्टर दैट आर्टिकल 324 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, क्या होता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत का चुनाव या निर्वाचन आयोग, निर्वाचन या चुनाव आयोग होता है, किसके लिए, टू कंडक्ट द इलेक्शन ऑफ एमपी, एमएलए, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ये सब पढ़ाऊंगा मैं आप लोगों को आगे, ये सब आई विल डिस्कस ऑल चैप्टर्स। नेक्स्ट रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब इन द हाउसेज ऑफ पीपल, लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण। आफ्टर दैट क्लेम ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब टू सर्विस एंड पोस्ट, सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जातियों और जनजातियों के दावे, मतलब कोई भी क्लेम करते हैं अगर वो। आर्टिकल 352 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रोक्लेमेशन ऑफ द इमरजेंसी पावर, नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 352 कौन सी होती है, राष्ट्रीय आपातकाल, ये सब पढ़ाऊंगा, ये भी डिस्कस करूंगा। 356 स्टेट इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी, राज्य का आपातकाल, क्या होता है बेटा, राज्य का आपातकाल। देन आफ्टर दैट 360 प्रोविजन एज द फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल के बारे में उपबंध, फाइनेंशियल इमरजेंसी। 365 इफेक्ट ऑफ फेलियर टू कंप्लाई विद द गिव इफेक्ट और डायरेक्टिव गिवन द यूनियन, प्रेसिडेंट रूल, जो भी आपका आर्टिकल 356 में मेंशन है उसका मेथड यहाँ पर लिखा हुआ है,
आफ्टर दैट 368 काफी इंपॉर्टेंट है ये वाला आपका, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रोसीजर देयरफॉर, संविधान में संशोधन करने की शक्ति किसकी, संसद की। काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी आगे पढ़ाऊंगा, मेथड, प्रोसेस, हाउ मेनी अमेंडमेंट। आर्टिकल 370 टेम्पररी प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू स्टेट एंड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, है ना, कौन से वाले, स्पेशल, जो अभी खत्म हो चुके हैं, स्पेशल प्रोविजन अभी क्या हो चुके हैं, इनका हो चुका है एंड खत्म हो चुके हैं, ठीक है, तो इसमें चेंजेस हो सकते हैं आपके, बस इंपॉर्टेंट वाले यही हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं। आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, और बेटा क्वेश्चन प्रैक्टिस इज मस्ट, क्वेश्चन प्रैक्टिस इज मस्ट फॉर ऑल एग्जाम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे हम कल मुलाकात करेंगे बढ़िया से, अभी आज तक जो पढ़ा है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी बात करेंगे। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।